हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट को लेकर एक वीडियो डाली थी। तो उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि कम से कम आप जो है अपना मॉक टेस्ट करके मॉक टेस्ट लगाकर कोई भी वीडियो डाल दे रहे हो, इससे दूसरों को क्या फ़ायदा। कम से कम ऐसा कंटेंट डालो जिससे कि दूसरों को हेल्प मिले, दूसरा भी कुछ सीखे, दूसरे को भी फ़ायदा हो। तो उस भाई की बात मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लगी। तो आज की वीडियो में मतलब मैंने कुछ ऐसे ही सोचा कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब दूसरों का फ़ायदा हो, दूसरा भी कुछ ना कुछ सीखे और साथ में हमारा भी जो है रिवीजन होता रहे। तो आज की वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। उसको मैं पूरा, उसमें 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो भाई तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे, एसएससी या किसी भी, उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ज़रूर, इतना मैं वादा करता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे कुल 30 सवाल हैं और 30 के 30 सवाल हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप कुछ न कुछ सीख कर ज़रूर जाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 185 किलोमीटर की दूरी पर दो बसें एक मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती है। ओके, एक बिंदु मान लिया ए है और एक बिंदु है बी। ये कोई बिंदु है ए और बी, एक इनके बीच की दूरी कितनी है? 185 किलोमीटर। ओके, तो दो बसें एक इस साइड चलती है और एक इस साइड चलती है। ओके, इसने दिया है कि पहली बस 35 किलोमीटर चलती है। मान लिया पहली बस जो है 35 किलोमीटर चलकर यहाँ तक आ गई। ओके, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाती है, तो इसका दाएं किधर बैठेगा? इस साइड। दाएं मुड़ गई और कितना चलती है? 17 किलोमीटर। और ये दूरी कितनी चली? 17 किलोमीटर। ओके, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। अब इसका बाएं किधर बैठेगा? इस साइड। तो इस साइड कितना चलती है वो? 42। बाएं मुड़ती है और 42 चलती है, तो 42 किलोमीटर। ओके, ठीक है। फिर क्या दिया है? मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। ठीक है, मान लिया वापस इस सड़क पर, मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए इसी दिशा में मुड़ती है। तो ये बस कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ इस बिंदु पर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट। इसी बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चली है। कितनी चली है? 36 किलोमीटर। तो ये वाली बस कितनी चली है? ओनली 36 किलोमीटर। मान लिया 36 किलोमीटर चलकर कहाँ गई है? यहाँ पर। तो पूछा है इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी निकालनी है हमें। कौन सी? ये वाली दूरी। इस दूरी का पता लगाना है। तो एक चीज़ देखो, बताओ ये कितनी है? 35, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 42। ठीक, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 35 प्लस 42। कितना हो जाएगा टोटल? बताओ। 77। ओके, नेक्स्ट। अब हमें निकालनी है ये। अब देखो, अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी दूरी 185 किलोमीटर है। ओके, अगर हम इस पूरी दूरी में से ये वाली घटा दें और ये वाली हटा दें, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली बचेगी नहीं। तो हमें 185 में से क्या घटानी है? एक तो ये 77 प्लस 36। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी जो वो पूछ रहा है। तो ये कितनी होगी? 185 माइनस 77, बताइए कितनी बैठेगी? 7 6 13, 7 3 10 और 1 11। तो ये बैठेगी हमारे पास 72। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 72। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया है कि हरीश का मासिक वेतन कितना है? 45,000 रुपये। उसने 1/3 शिक्षा पर खर्च किया। ठीक है, 2/6 भोजन और अन्य ज़रूरतों पर खर्च किया, और वेतन का शेष भाग उसके बचत के खाते में जाता है। ओके, तो उसकी बचत पूछ रहा है कि बचत कितनी होगी। ऐसे सवाल में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हम जो उसकी कुल आय है, कुल वेतन है, वो मान लेते हैं। ठीक है, और कुल वेतन क्या मानते हैं? जो हमें ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है, उसका एलसीएम मान लेते हैं। यानी
हमने मान लिया क्या कि कुल वेतन कितना है, कुल वेतन है एलसीएम किसका, 3 और 6 का, यानी 6। हमने उसका कुल वेतन 6 मान लिया। तो देखो अब क्या कर रहा है, 1/3 यानी 6 का 1/3 कितना बैठेगा, 2 खर्च कर रहा है वो कहीं पर, शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर। ओके नेक्स्ट, 6 का ये 2/6 भोजन और अन्य ज़रूरतों पर खर्च कर रहा है, कितना 2/6, 2/6 कितना बैठेगा इसका, देखो इसका 6 का 2/6 कितना बैठेगा, 6 से 6 कट जाएगा 2, यानी 2 खर्च कर रहा है वो कहीं पर, भोजन पर और अन्य चीज़ों पर। ओके तो कितना खर्च हो गया, 4, 6 में से 4 खर्च हो गया। हमारे पास शेष कितना बचा, शेष बचा 2 ही क्या है हमारी बचत। उसने कहा कि जो शेष भाग है वो क्या है, बचत। ओके अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर कुल क्या माना है हमने 6, और यहाँ पर कुल क्या दिया गया है 45,000। तो यानी 6 की जो वैल्यू है वो 45,000 के बराबर है। ओके यानी एक वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000/6। हमें निकालनी है बचत, यानी बचत कितनी है, बचत है उसकी 2 यूनिट। तो हम 2 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 2 से इसको काटेंगे 3 और 3 से इसको काटेंगे 15,000। तो यानी हमारा कितना आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। ओके तो चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्वेता और हरीश 28,000 रुपये की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। ठीक है, हाँ उन्होंने क्या किया, 28,000 के रुपये की आय के साथ एक प्रोजेक्ट को पूरा किया। इसमें क्या दिया, श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। ठीक है, तो इसमें दिया है उन्होंने उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर दैनिक मजदूरी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5:6। ठीक तो बताओ, यानी एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 यूनिट। और ये श्वेता को कितने मिल रहे हैं, 5 यूनिट। और हरीश को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 6 यूनिट एक दिन में। तो बताओ श्वेता ने कितने दिन का कार्य किया, 20 दिन। तो इसे कितने मिलेंगे, गुणा 20 यानी 100 यूनिट। ओके नेक्स्ट, इसको कितने यूनिट मिलेंगे, इसको 30, इसने 30 दिन काम किया तो उसको मिलेंगे 180। ठीक है, अब जो उन्होंने पैसे मतलब प्रोजेक्ट जितने रुपए में किया, वो जो पैसा है वो जो होगा उनके कार्य के अनुपात में बटेगा, उन्होंने कितने दिन कार्य किया या टोटल कार्य कितना किया। देखो इसने कितना कार्य किया, 100 यूनिट, इसने 180। ओके इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 9 18। अनुपात क्या आ जाएगा, 5 और 9। ओके तो 5 और 9 कितना होगा, 14। तो यानी 14 यूनिट जो है कितनी हमें कितनी दी गई है, 28,000। यहाँ पर इन्होंने 14 रुपये में पूरा कार्य कितने किया, 14 रुपये में। और यहाँ पर कितना दिया गया है, 28,000। तो 14 यूनिट जो है 28,000 के बराबर है। ओके तो हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 2,000। उसने पूछा है श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता का हिस्सा ये है, यानी गुणा 2,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000। अगर वो हरीश का पूछता तो इसका 2,000 गुना हो जाता, कितना, 18,000। उसने पूछा है श्वेता का, तो हमारा आंसर है 10,000। तो हमारा क्या आंसर है, ये। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा त्रिकोणमिति से है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है sin स्क्वायर 65 डिग्री और cos स्क्वायर 65 डिग्री। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके अगर 65 डिग्री को मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। और 1/1 इस पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इसको sin 15/cos 75। इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है अगर हम sin 90 माइनस थीटा रखते हैं तो वो क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। ओके अब बताओ अगर हम साइन इसको ऐसे लिख दे, sin 90 माइनस 15, थीटा के स्थान पर क्या रख दे, 15, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 15 कितना होता है, 75 हो जाएगा नहीं, यानी sin 90 माइनस 15। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, कोस 75 हो जाएगा। जो साइन होता है वो कोस में चेंज हो जाए, जब 90 में से कोई चीज़ घटाते हैं ना, 90 डिग्री में से कोई एंगल घटाते हैं
और साइन में, तो वो चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर साइन का में चेंज हो जाएगा कोस में, कोस का में चेंज होता है साइन में, सेक का में चेंज होता है कोसेक में, ऐसे चेंज हो जाते हैं टेन कोट में। ठीक है, तो अगर हम इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस 75 लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी जब कोस 75 हो जाएगा ये भी और ये भी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यानी इस पूरे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। इसी प्रकार इसकी पूरी वैल्यू कितना आ जाएगी 1। ओके, यानी 1 1 1 ये कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना है √3 tan थीटा। ओके, अब इस √3 से कितने बार कट जाएगा, √3 बार। कैसे कटेगा √3 बार, देखो हम कोई भी संख्या हो, जैसे हमारे पास 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 गुणा √5। हमारे पास 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 3 को। अब जब √3 को हम √3 गुणा √3 लिख देंगे तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर √3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी tan थीटा। ओके, बताओ √3 कितनी डिग्री का वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की, बराबर ये कितना हो जाएगा tan थीटा। बताओ tan से tan कैंसिल कर दो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक याद करना है, ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे करते हैं, बताओ 4 के सबसे पहले 8 में गुणा कीजिए, इकाई अंक आएगा 4 8 32 यानी 2 आएगा, तो 2 लिख लीजिए बस, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक, इकाई अंक कितना आएगा 2। अब 2 की गुणा 4 में कीजिए, कितना आएगा 8। ठीक, अब 8 की गुणा 6 में कीजिए, कितना आएगा 48 यानी इकाई अंक कितना है 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसका आंसर कितना है 8। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक क्लब में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात, ये रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए महिला और पुरुषों का अनुपात कितना दिया गया है 3:2। ओके, यहाँ पर दिया गया है 300 महिलाएं शामिल होती है, कौन शामिल होते हैं, महिलाएं, याद रखना। तो अनुपात कितना हो जाता है 5:2। जब 300 महिला शामिल हुई तो कितना अनुपात हो गया 5:2। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जो चीज़ शामिल हो रही है, ठीक, उससे जो दूसरी है उसको हम क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं शामिल हुई है, यहाँ पर महिलाएं शामिल हुई है, पुरुष जो है पुरुष में कोई चेंज नहीं हुआ, पुरुष उतने के उतने रहेंगे। यहाँ पर पुरुष की संख्या जो है वो पहले ही सेम है, अगर सेम नहीं होती तो हम सेम करते। ठीक, यहाँ पर सेम है इसलिए हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। बताओ कितने बड़े हैं, यहाँ से 3 से कितनी महिलाएं बढ़ी 2, और यहाँ से कितनी बढ़ी 300, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 300 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150। ओके, पूछा है अब क्लब में यानी शामिल होने के बाद, यानी इसमें, ठीक, महिला सदस्यों की संख्या, महिला की संख्या पूछा है। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी है 150, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 गुणा 5 यानी 750। ठीक, अगर वो पुरुष पूछता तो कितने हो जाते गुणा 150 300 पुरुष होते और महिलाएं कितनी है 750। तो यहाँ पर महिला सदस्यों की संख्या पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 750। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको हम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 6, आपने ये नियम पढ़ा होगा, मैं एक बार याद करा दूँ, को, का, भा, गु, जो, घ। ठीक, यानी सबसे पहले अगर हमें इस प्रकार से कोई वो दिया गया है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन अगर कहीं का लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे हम, कोष्टक यानी को, इसे सोल्व करेंगे कोष्टक को। देखिए इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे यहाँ पर 1/3 प्लस 2/4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो डेनोमिनेटर है ना उसको आप इक्वल कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है यही वो करने का। देखिए हम इसमें 4 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/12
प्लस इसमें 3 की गुणा करेंगे 6/12 हो जाएगा। ऊपर भी गुणा 3 की, नीचे भी 3 की गुणा हो गया। अब ये जोड़ने में आसान रहेगा, ये 6 और 4 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10/12, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10/12। ठीक, इस पूरे की वैल्यू हमारी 10/12 आ गई। अब हमें इसी प्रकार से ये सोल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है 3/10 प्लस 12/20। यहाँ पर तो पहले 20 है, तो हम 10 को 20 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 की गुणा कर देंगे। ऊपर 2 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे 2 की गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। नीचे का सेम, अगर नीचे का सेम हो गया तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 12×6 18/20, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18/20। ओके, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, इसका अर्थ होता है गुणा, यानी इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो इस चाहे आप लिख भी सकते हो उसको, मैं लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई, वही 6/5 गुणा 10/12। ओके, माइनस 5/6 का अर्थ होता है गुणा, और इसकी वैल्यू कितनी है 18/20 माइनस 1/6। ओके, देखिए 6 से कितने बार कट गया 2 बार, और 5 दूनी 10, 10 से 10 बार कट 1 बार कट जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1। इसको काटो 6×3 18 और 5 चौक 20, यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस ये कितना जाएगा 3/4 माइनस का 1/6। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था इक्वल कर लो डिनोमिनेटर, या फिर आप इसको डायरेक्ट एलसीएम भी लेकर हल कर सकते हो। यानी 4 और 6 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 12 कितने बार कटेगा 12 बार, 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12, माइनस 4 से 3 कितने बार कटेगा 3 बार, 3 की 3 में करेंगे तो 9, माइनस 6 से कितने बार कटेगा 2 बार, तो 2 की 1 में करेंगे तो 2, यानी 12 माइनस 11 आ जाएगा /12, यह आ जाएगा 1/12, यानी हमारा आंसर क्या आया 1/12। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है उनका अनुपात दिया गया है कितना 3:7। उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितने दिए गए हैं 231। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो अनुपात दिया गया है उसी का एलसीएम ले लीजिए। यानी 3 और 7 दी गई है, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 और 7 का, 3 और 7 दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इनका जो एलसीएम आएगा इनकी गुणनफल के बराबर ही आएगा। 3 7 21, यानी 21, इनका एलसीएम कितना है 21, और एलसीएम क्या दिया गया है इनका 231, यानी 21 की वैल्यू कितनी दी गई है 231 के इक्वल। ओके, जब 21 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 11 बार, यानी यह संख्या कितनी आएगी गुणा 11, यह संख्या कितनी आएगी गुणा 11, यह संख्या कितनी आ जाएगी 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा 33, और 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा 77। ओके, तो क्या पूछा है इसमें, पूछा है छोटी संख्या, बताए छोटी संख्या कौन सी है 33, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, सवाल को ढंग से पढ़ना, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, ऐसे सवालों में जिसका भी बोले, जैसे बोला गया है यहाँ पर अंकित मूल्य का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि क्रय मूल्य, यहाँ पर लिख लिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का होता है एमपी, इसका कितना है 75% इक्वल। ओके, ये तो आप ऐसे कर लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसे सोल्व कर लीजिए। पता 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले आप इस प्रकार से करते हैं। देखो ये हमारा 75% है, कितना हो जाएगा 75/100, 25 से काटे 3 बार, 25 से काटे 4 बार, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3/4। ओके, अब इस एमपी को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आइए। ओके, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, यानी हमारा कितना आ जाएगा CP/MP कितना आ जाएगा 3/4। ओके, अब एक काम कीजिए, आप इसमें एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। ओके, यानी इनका CP का और MP का अनुपात कितना आएगा 30:40। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो छूट है हमें वो कहीं पर दी जाती है MP यानी अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट कितनी दी गई है 15%। बताओ जब यहाँ पर 15% छूट दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसके जो SP का है मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40 का
15% तो छूट दे दी गई, बचा कितना 85%। ठीक, यानी इसका अंकित मूल्य का 85% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी SP। ओके, यानी SP कितना जाएगा हमारा, इसको काटेंगे, इसको 2 दूनी 2 पंजे और 5 से 17, यानी SP कितना जाएगा 17 दूनी 34, ये हमारा SP आ गया विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ पर पूछा लाभ या हानि। एक चीज़ और ध्यान रखना कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से निर्धारित की जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ओके, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा 30 रुपये और SP कितना है विक्रय मूल्य 34, यानी CP का मतलब है 30 रुपये में खरीदी गई और SP का मतलब है 34 रुपये में बेची गई। तो बताओ, जब हम कोई चीज़ 30 रुपये में खरीद रहे हैं, 34 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसमें लाभ होगा या हानि? सीधी सी बात है, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ से, +4 का। ठीक, कितने पर, जो लाभ हानि है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, यानी कितना 30 पर, 30 का गुणा 100। ओके, 3 से 3 गया, ये कितना आएगा 40/3। ओके, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 13 पॉइंट, सीधी सी बात है कितना आएगा, ये आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये। ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर दी गई है हमें 13,400 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 2680। हमें ब्याज की दर पूछी है। ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर होती है मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज। मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होती है, और वही हमारी ब्याज की दर होती है। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है 4 वर्ष का ब्याज दिया गया है, कितने 4 वर्ष का। अगर हम 1 वर्ष का निकालें तो 4 से भाग कर देंगे इसको, कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 4 7 28 और 0। ठीक, कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा ये आया 670। अब देखते हैं कितने परसेंट है मूलधन का, तो 670 मूलधन का कितने परसेंट है, वही हमारी क्या होगी दर। ओके, ये हो जाएगा 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 67 से 10 बार कटेगा, ये 2 बार, 2 से 5 बार, यानी यही हमारी क्या होगी दर 5%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फिर कमेंट में बता देना कि भैया हमारे ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं उसको फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, बाद में कोई वीडियो बना दूंगा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक समचतुर्भुज, क्या दिया गया, समचतुर्भुज के आसन कोण 3:6 में है, तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखो समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है हमारे पास समचतुर्भुज। इसके आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन कौन से हो गए, आसन्न कोण हो गए हमारे पास ये एक, ये और एक ये होते हैं आसन्न कोण। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है हमेशा, यानी इसका और इसका योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक, तो आसन्न कोण दिए गए हैं ये, इनका योगफल कितना होगा, 3 6 और 3 9। ओके, और वैसे कितना होता है 180, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180 के बराबर। ओके, तो 9 से कितने बार कटेगा 20 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। ठीक, अगर मैं इसकी पूछूं तो 3 की पूछूं तो 3 × 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो 6 × 20 हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो बताओ सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा कौन सा है 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% प्राप्त करना होता है। ओके, यानी इसमें दिया गया है अगर हमें कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, पास करनी है, तो हमें कुल अंकों का 50% लाना होगा। यानी अगर हमारे पास 200 नंबर की परीक्षा है तो हमें 100 नंबर लाने होंगे। ठीक है, मतलब आधे लाने होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2 पेपर। ठीक है, कितने पेपर होने परीक्षा में 2। तो एक छात्र ने पहले पेपर में 200 अंकों, जो कि 200 अंकों का पहला पेपर है, पहला पेपर कितने अंकों का है 200 का,
और पहले पेपर में कितना लाया 40%। बताइए 200 का 40% कितना होगा। देखो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से करना कि जैसे हमारे पास 200 का 40% निकालना, तो आप बट्टे में 100 लिखोगे फिर काटोगे पीटोगे, इससे बढ़िया है मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले अगर 2 जीरो दिख रही है तो 2 जीरो से परसेंटेज काट दो और फिर जो बच गया उसकी गुणा कर दो, 40 दूनी 80, यानी इसका 40% कितना आएगा 80 आ जाएगा। ओके, यानी 200 का 40% वो कितना लाया 80। ठीक, ओके, यानी उसे हमें कुल अंकों का 50% लाना पास होने के लिए अभी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। दूसरा पेपर कितने नंबर का है 150 नंबर का। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 350, दोनों पेपर कुल मिला कितना होगा 350। 350 का 50% कितना होगा 50%। मैंने बताया था कि जहाँ भी 2 जीरो दिखे 1 2 उससे परसेंट को काट दो। ठीक, तो गुणा कर दो बाकी की, 5 पंजे 25 और 5 से 15 दूनी 17, यानी उसे टोटल 175 नंबर लाने हैं। ठीक, कितने लाने हैं टोटल 175। 80 वो पहले ले आया पहले पेपर में, बाकी कितने लाने पड़ेंगे उसे दूसरे पेपर में, उसे 95 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे 175। ओके, तो पूछ रहा है कि जो 95 है वो 150 का कितने परसेंट है, यानी 95 150 का कितने परसेंट है। ओके, इसको काट देंगे, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 95 के 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा 190/3। ओके, इसको काटो कितना होगा 3 छंग 18 बचा 1, 3 तिया 9 पॉइंट 3 तिया 9 3, यानी समथिंग किसके आएगा 64 के, 63.33 किसके पास है 64 के, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64%। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हमें 125 दिया है। ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 25। ओके, और ए प्लस बी की हमें ऑलरेडी वैल्यू दी गई है कितनी 5, तो हम इसकी जगह कितने लिख सकते हैं 5, और ये ए माइनस बी ऐसा का ऐसे ही लिख दो और ये हो जाएगा 25। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है ना। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू इसका मान तो निकालना है हमें। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है 125, तो इसको लिख देंगे 125 बराबर ए माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 5 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है प्लस ए बी। 5 से कितने बार कटेगा 25, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 25, यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 संख्याओं का योग 60 है। ओके, 2 संख्याओं का योग कितना है 60, उनका महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF कितना है 12 और LCM कितना है 72। तो 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें पता है अगर किसी संख्या का जैसे HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है, ये तो है HCF और ये दिया गया है LCM। अगर किसी 2 संख्या है उनका HCF क्या है 12, तो संख्या हमारी क्या होगी, एक 12x और एक 12y, ये तो सबको पता है। इनका योग क्या हो जाएगा बताओ, योग हो जाएगा इनका 12x प्लस वाई, 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, इसकी वैल्यू दी गई है योग फल कितना दिया गया है 2 संख्याओं का 60, तो उसको लिख देंगे 60। ओके, यहाँ से यहाँ उतार दिया हमने, बताओ 12 से कितने बार कटेगा 5 बार, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बताओ 5। ओके, ये हमारी एक बात। दूसरी बात LCM कितना दिया गया है, LCM दिया गया है 72, LCM कितना दिया गया है 72,
और एलसीएम क्या होता है, अगर हमारे पास दो संख्या है 12x और 12y, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 12xy। ओके, बराबर, ये तो सबको पता होगा कि इनका एलसीएम क्या होगा 12xy। कितना दिया गया एलसीएम, एलसीएम दिया गया है 72। ये यहाँ से काटता लिया यहाँ पर। ओके, तो 12 से कितने बार कट जाएगा, 6 बार, यानी एक्स वाई बराबर कितना आएगा, 6। अब हमें दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका योगफल कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 5, जिनका योगफल 5 आए और जी गुणनफल 6 आए। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं सबको पता है कितनी होगी, 3 और 2। ये दोनों संख्या ऐसी है जिन अगर गुणा करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे इनको तो आएगा 5। ओके, तो पूछा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। बताओ व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 की इधर गुणा कर दो, 2 की इधर, यानी 5/6। ओके, कितना हो जाएगा 5/6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे, कोई भी कमी दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वह सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260, 315 को विभाजित करेगी, यानी पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, और शेषफल क्रम से कितना आएंगे, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 और 10, 15। ठीक है, 5, 10, 15 शेषफल देगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो शेषफल देगा वो संख्या में से घटाकर लिख दीजिए। सिंपल तरीका है। 155 में से कितना शेषफल आएगा 5, तो 155 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 150। ओके, 260 में कितना 10, तो 260 में से 10 गया 250। 315 में से 15 गए, कितने बचेंगे 300। अब या तो आप एक काम कीजिए, इसका HCF ले लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर दिया गया है ना कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 75। क्या 75 150 को काट सकती है, हाँ 150 को काट सकती है। क्या 75 300 काट सकती है, 300 को भी काट सकती है, लेकिन 250 को नहीं काट सकती, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ओके, अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 50, तो 50 से 150 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 250 ये भी कट जाएगा, 300 ये भी कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250। ओके, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इससे आसान तरीका और कोई तो नहीं होगा इस सवाल को करने का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि 180 डिवाइड कोष्टक ब्रैकेट में दिया गया है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1। जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9 प्लस 1, बताइए कितना होगा 8 9 17 और 1 18, यानी हो जाएगा 180, इसको हटाओ, ये हो जाएगा भाग कितना 18। ओके, जब 180 को 18 से भाग करें तो कितना आएगा, ये आएगा 10। ओके, यानी इसको सोल्व करके कितना है हमारा 10, यहाँ पर ये क्या है प्लस, फिर 37 और माइनस 20, ये बच जाएगा। तो 37 और 10 कितने हो जाएंगे 47, यानी 47। 47 में से 20 गए, कितने बचेंगे 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट इजी सवाल था। देखो यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज, क्या दिया गया है त्रिभुज के कोण दिए गए हैं 2x 3x माइनस 8 डिग्री और 5x माइनस 12 डिग्री। ओके, तो इसमें पूछा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो इनका योगफल क्या होगा 2x प्लस 3x माइनस के 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 5x माइनस के 12, कितना होता है योगफल, योगफल होता है 180 डिग्री। ओके, अब बताओ 2x और 3x कितना हो गए 5x और 5x कितना हो गए 10x, 10 तो हो गए x माइनस 12 और ये माइनस के 12 ये माइनस के 8 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 20 बराबर 180। ओके, ये माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 200। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। ओके, अब हमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, क्या बताना है सबसे बड़ा कोण।
तो सबसे पहले इसकी x की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए अगर x की वैल्यू इसमें रखेंगे इस वाले में तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, 2 गुना x हो जाएगा ना, 2 गुना 20, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, 3 गुना x की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 गुना 20 कितने हो गए 60, 60 में से 8 गए 52, ये हो जाएगा 52, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 52। ये है 5x माइनस के 12 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100, 100 में से 12 गए कितने बचेंगे 88। तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है 88, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी राशि पर, यानी कोई राशि है उस पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, मतलब जब हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो जो दर है और समय की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका जो 2 वर्ष का 10% की दर से ब्याज बैठेगा साधारण ब्याज, वो कितना होगा 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, और यहाँ पर ब्याज दिया गया है कितना 500, यानी 20% की वैल्यू कितनी दी गई है 500। ओके, तो बताओ इससे ये कट जाएगा और 2 से कितने बार कट जाएगा 25 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और मूलधन होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 100 यानी 2500। ओके, यानी ये आ गया हमारा मूलधन, क्या आ गया मूलधन। अब उसने दिया है यानी राशि आ गई, समान राशि पर यानी 2500 पर समान दर यानी 10% की दर से और समान समय यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर कुछ डेटा याद रख लगे तो मतलब आपको बहुत ही आसानी रहेगी सवाल को सोल्व करने में। आपको ये कुछ मैं बता देता हूँ, ये हमेशा याद रखने हैं कि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये होता है 10.25%। ओके, CI। अगर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये होता है 21%। ओके, नेक्स्ट अगर 15% दिया हो और 2 वर्ष का समय दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह होगा 32.25%। ओके, और अगर 20% दिया हो और 2 वर्ष का समय दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यह होगा 44%। ओके, अगर 25 समय दिया गया हो कितना 25% दर दी गई हो और 2 वर्ष का समय दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह होगा 52.25। ओके, नेक्स्ट अब देखिए अगर दर दी गई हो 30% और समय दिया गया हो 2 वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 69%। अगर आपके ये डेटा याद है ना तो आपको कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो हमें दिया गया है 2 वर्ष और 10% की दर से क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज किसका 2500 रुपये पर। तो बताओ 2 वर्ष यहाँ पर दिया गया है और 10% यहाँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21%, कितना होगा 21%। तो आप डायरेक्ट 2500 का 21% निकाल दीजिए। और मैंने बताया था आपको कि जहाँ भी आपको 2 जीरो दिखाई दे उससे आपको परसेंटेज हटा देना है। ओके, अब 21 और डायरेक्ट 25 की क्या कर दो गुणा, 21 पंजे 105 हासिल को 10, 21 दूनी 42 और 10 52। तो हमारा ये आ जाएगा 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज किसका 2500 रुपये पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। ओके, तो ये जो डाटा मैंने लिखा है ये आप याद कर लेना, इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे 6 रहता है। शेषफल कितना बचता है 6। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो बाय ऑप्शन। कैसे कि शेषफल कितना बचता है 6, तो सबसे पहले आप 6 को जो ऑप्शन दिए गए उनमें से घटा दो। देखो अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूँ तो ये अपने आप ही क्या होगा, ये 5 अंकों की संख्या से छोटी हो जाएगी, है ना, 1000 से छोटी हो 10,000 से छोटी हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये आएगा 1001, ये सही है, ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, आंसर हो सकता है ये। दूसरा, इसमें से जब मैं 6 को घटाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगी 5 अंकों की छोटी संख्या से क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये होगा 1003, हाँ ये हो सकता है। तो हमारे पास 2 संख्या ऐसी आ गई जो क्या
जो कि हमारा आंसर हो सकती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। बताओ, 7 से जब हम इसको भाग करते हैं तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचे कितने 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 चौक 28 बचे 2, यानी 7 दूनी 14, बचे 6, हो जाएगा कितना 61। तो 61 क्या 7 से विभाजित होता है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब 2 ऑप्शन है और एक हमारा गलत आ गया तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, यही होगा जो शेष बचा। ठीक। और अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताऊं सोल्व को भी। सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए आप। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये। ओके, आप इसको 7 से भाग कीजिए। 7 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बचे 3 और उतार 0, 7 चौक 28, बचे कितने 2, उतार 0, फिर कितना है 7 दूनी 14, बचे कितने 6 और उतार 0। अब देखो, अगर हम 7 गुणा 8 करते हैं, यानी 7 8 56 पर वो चलाते हैं पहाड़ा, 7 8 56, ठीक है। 56 में एक कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 हमें क्या करना पड़ेगा, 4 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, है ना। और जब हम इसमें से कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, घटाते ही हमारा वो जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से छोटी हो जाएगी, है ना। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पहाड़ा ज़्यादा बार चलाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 56 पर चल रहा था तो हम 56 पर ना चलाकर हम पहाड़ा चलाएंगे 7 नीम 63, कितना 7 नीम 63, ये बचा 3। अब 3 क्या करेंगे, हम 3 को इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 1 2 3 और ये 3। ओके, और शेष फल हमारा बचना है कितना 6, तो हम 6 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना 1009। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको इस तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। ओके, बाय ऑप्शन भी मतलब इजी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान दिया गया है। औसत मान क्या होता है, माध्य। ये तो सिंपल सा तरह। चलो नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर हमें ऐसी कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a गुणा b। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें कोई संख्या ऐसे दी गई हो, कैसे कि एक संख्या दी गई हो बटे में और एक दी गई हो इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट के नीचे। ओके, तो उसमें कुछ हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर हम ऊपर वाले को तो लिख देंगे क्या 54 गुणा 125, और इसको भी नीचे वाले को भी एक ही रूट में लिख देंगे, यह जाएगा 24 गुणा 45। ओके, अब इसको काटो, 9 छीकी 54 और 9 पंजे 45। ओके, 5 से इसको काटेंगे 25 बार और 6 से इसको काटेंगे 4 बार। यहाँ पर बच गया हमारा 25 और नीचे बच गया 4। मतलब ये कितने का वर्ग होता है 5 का, ये कितने का वर्ग होता है 2 का। तो यानी आ जाएगा 5/2 यानी 2.5। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 50 लड़कियाँ, 50 क्या है लड़कियाँ, और 70 दिया है लड़कों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम में प्रायोजित यानी भाग लिया। ठीक है, तो उसमें दिया गया है कि 40% लड़कियाँ और 50% लड़के भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें दिया गया कि उत्तर दीजिए कि कक्षा के लगभग कितने परसेंट यानी कक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है डेविएशन। डेविएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है गर्ल और बॉय, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 5 से 0 कट जाएगी यानी 5:7। यहाँ जाएगा किसका, लड़के और लड़कों का अनुपात। यहाँ पर दिया है कि 40% लड़कियाँ कितनी 40%, लड़कियाँ कितनी हैं 40%। ओके, और 50% लड़के, 50% लड़कों ने भाग लिया। ठीक, लड़के कितने 50%। अब पूछ रहा कि टोटल में कितने ने भाग लिया, तो उसे करने का सिंपल सा तरीका है, आप इसकी गुणा कर दीजिए। 40 पंजे कितना होगा 200, ये तो हो जाएगा 200%, और ये कितना हो जाएगा 350%। ओके, अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, यह आ जाएगा 550% बटे।
आप इन दोनों को जोड़िए, 5 और 7 कितना हो गए 12, तो 12 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा बताओ। 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचे कितने 7, अरे ये 0। अब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 पॉइंट, 12 पंजे 60 करेंगे तो 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 45.8। बताओ 45.8 किसके नज़दीक है, 45.8 नज़दीक है 46 के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये डेविएशन मेथड आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से एक मतलब नॉर्मली इसी के लिए, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बस डेविएशन के मैं 5-6 सवाल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या कि एक बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर, एच बराबर कितनी, 14 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यानी 2πr/h की वैल्यू कितनी दी गई है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बेलन का आयतन पूछा है, तो ये तो सिंपल सा है। सबसे पहले आप h की वैल्यू रख दीजिए और r का मान निकाल लीजिए, यानी 2π का मान कितना होता है बताओ, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r की वैल्यू में निकालनी है, h का मान दिया गया 14 बराबर 528। ओके, देखो 7 से कितने बार कटेगा, 2 बार, 2 से कितने बार कटेगा, 264। ओके, फिर 2 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 132, फिर 22 से इसको काटो तो 22 का 132, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 6, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब आयतन पूछ रहा है, आयतन सीधी सी बात है, आयतन निकालिए इसका, आयतन होता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आयतन क्या होता है पाई r² कितना है हमारा 6 इंटू 6। ओके, और इंटू h, ये होता है ना पाई r², h कितना है 14, तो आप इसको काटो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब इनके आप गुणा कर दीजिए, देखिए 22 का 132 और गुणा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हासिल को 2, 12 ते 36 और 2 38, 84 आ रहा है किसी में बता, हाँ 84 एक ही ऑप्शन है हमारा 84 वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है कि एक रस्सी को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3, तो 1, 2 और 3। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। ओके, और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो सबसे पहले हम पूरा भाग मान लेते हैं। पूरा भाग मानना, जो इनका डेनोमिनेटर दिया गया ना, हर 5 और 2, इनका एलसीएम ले लीजिए। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है, तो यानी पूरा भाग आप मान लीजिए कितना 10। ओके, तो पहला भाग कितना होगा, पूरे भाग का कितना 1/5, बताओ 10 का 1/5 कितना होगा, 10 का 1/5 होगा 2, तो यानी पहला भाग कितना है 2। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, अब दिया गया है हमें दूसरा भाग पहले भाग का, यानी दूसरा जो भाग है वो पहले भाग का, यानी 2 का कितना है 3/2, तो 2 का 3/2 कितना आएगा, 2 का 3/2 3 आएगा, तो यानी दूसरा भाग हमारा कितना हो गया 3। अब बताओ, पहला भाग 2 हो गया, दूसरा भाग 3 हो गया और पूरा भाग है 10। ठीक है, तो तीसरा भाग कितना होगा, भाई 3 2 5, तो ये हो गए 2, ये कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अब पूछा है कि तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है, बताओ। रस्सी का ये 10 है, तीसरा भाग 5 है, तो आधा है ना, तो आधा को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि तीसरा भाग है 5, कितने का 10 का, तो 1/2। ओके, तो ये जाएगा हमारा आंसर 1/2। ओके, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करना है। देखिए, इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप देखिए, हमें पता है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.33 होती है ना, बिल्कुल होती है 0.333। अगर मैं इसमें दिया गया है 2/3, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 2.6, 2 तिया 6, यानी 0.66 हो जाएगा। 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.66।
ओके। और अगर हमें कोई संख्या इस प्रकार दी गई है ना 5/2/3, सॉरी 5 से ही 2/3, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 + 2/3। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 0.66, 0.666, यानी इसको लिख सकते हैं 5.6 और ये 7। ओके, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 5.67। ओके, प्लस इसकी वैल्यू कितने है 0.73 माइनस 3.123। अब इसको सोल्व करने का मैं एक आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अब अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, जो ऑप्शन है ना वो काफ़ी हद तक दूर दूर दिए गए हैं ना, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर है 5.6 या 5.7, अगर ये पॉइंट के बाद वाला अक्षर 5 से बड़ा है तो आप जो संख्या लोगे वो एक ज़्यादा लोगे। जैसे पॉइंट का जो अगला अक्षर है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो आप 5 की जगह इसको मान लीजिए 6, इसको इस संख्या को पूरी को मान लीजिए 6। ओके, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसको पूरी को 0 है तो 0 की जगह आप 1 मान लीजिए। ठीक है, माइनस 3.1, 1 पॉइंट के बाद 1 है, 1 क्या है 5 से छोटा है, तो इसको आप 3 ही ले लीजिए। ठीक है, जितनी संख्या दी गई है उतनी ही ले लीजिए। ठीक है, अब बताओ 6 और 1 कितने हो गए 7, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, कितना बचेगा 4। अब बताओ ऑप्शन में 4 के सबसे नज़दीक संख्या कौन सी है। 4 के नज़दीक अगर मैं बात करूँ ये तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, ये वाली ये भी बहुत कम हो जाएगी, सॉरी ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, एक है 3.27 और एक है 3.12। तो बताओ सबसे नज़दीक कौन सी होगी, तो सबसे नज़दीक होगी 3.27, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। और चाहे तो आप इसको मतलब पूरी तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे, आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। देखो हमारा आया था 5.67, इसमें आप 0.73 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 6 13 और 1 14 और 5 और 1 6, ये आ गया। अब इसमें से 3 पॉइंट उसको घटा दीजिए, 6.40 में से 3.112 सॉरी 12 घटा दीजिए या 123 घटा दीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ठीक है, 10 में 3 गए, कितने बचे गए 7, यहाँ बच गए 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच गए 3, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 3 गए 3, तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 3.27 ही आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रेन ए स्टेशन से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 2 स्टेशन दिए गए हैं, हमारे पास 2 स्टेशन दिए गए हैं, एक है ए और एक है बी। ओके, एक ट्रेन ए से बी की ओर यानी इस प्रकार चलती है, कितनी गति से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। नेक्स्ट, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर आधे घंटे बाद, ये ध्यान रखना आधे घंटे बाद, पहले आधा घंटा इसको चलाओ। जब ये आधा घंटा चलेगी ना, बताओ आधा घंटे में कितनी दूरी चलेगी ये वाली ट्रेन, ये आधा घंटे में मतलब 1 घंटे में चल रही है 50, तो आधा घंटे में कितनी चलेगी 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर चल देगी ना जब ये यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, इस मान लिया एक्स ट्रेन है, ट्रेन का नाम क्या है एक्स, तो जब ये एक्स ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी तब चलेगी कौन सी ट्रेन, ये वाली ट्रेन, कितनी गति से 150 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब इनका जो बीच की दूरी है कितनी दे रखी है, वो टोटल दे रखी है स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर। यदि ना स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी गई 725 किलोमीटर। ओके, अब बताओ इस ट्रेन ने 25 किलोमीटर चल दी, अब दोनों के बीच की दूरी, ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी बची, ट्रेनों के बीच की दूरी बची 700, 725 माइनस 25 कितना हो जाएगा 700, तो यानी ये अब ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी 700। अब इसमें आपको निकालना है क्या कि स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलनी है, जहाँ पर दोनों ट्रेनें, पहले आप एक काम कीजिए, इनको मिलने की दूरी निकाल लीजिए। बताओ पहले समय निकाल लीजिए, तो जहाँ ये मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, सापेक्ष समय। एक ट्रेन एक तरफ से चल रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी दिशा से आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा सापेक्ष समय लगेगा, सापेक्ष फॉर्मूला लगेगा उसमें, सापेक्ष हमारे पास फॉर्मूला होता है सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष दूरी बटे सापेक्ष समय। तो आप सापेक्ष समय निकाल लीजिए, सापेक्ष समय हो जाएगा सापेक्ष दूरी बटे सापेक्ष चाल।
आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि भाई आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसे दिमाग में आएगा। ठीक है, जितनी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो आप ऐसे कर सकते हो। तो बताओ, तो सापेक्ष दूरी क्या है हमारी, टोटल दूरी है कितनी 700, दोनों ट्रेनें अब कितनी दूरी पर है 700 किलोमीटर पर, तो 700 किलोमीटर बटे सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अगर विपरीत दिशा में होती है तो क्या होता है, उनकी चालें आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 150 और 50 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये 200 से ये कट जाएगा, 7/2 यानी कितना आ जाएगा 3.5 घंटे, यानी सापेक्ष समय कितना है 3.5 घंटे। अब हमें निकालना है जहाँ पर में, पहले वे दूरी निकाल लीजिए जहाँ पर में मिलेगी। ठीक है, स्टेशन ए से बाद में निकाल लेंगे, स्टेशन ए से दूरी, पहले आप वो दूरी निकाल लीजिए जहाँ पर में मिलेगी। तो आप कोई सी भी ट्रेन ले लीजिए, कोई सी भी, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं ये 150 वाली ले लेता हूँ। ओके, देखिए 150 वाली ट्रेन ली मैंने, 150 हमारे पास, अगर हम चाल की समय में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास कुल दूरी, ये वो दूरी आ जाएगी जहाँ पर वे मिलेंगे। ठीक है, मिलने की दूरी। ओके, कितनी आएगी, इस जीरो से दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 15×5 = 75, हासिल को 7, 15×3 = 7 52, 525 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी। यानी इतनी दूरी पर वे कहाँ से मिलेगी, इस बी पॉइंट से। अगर बी स्टेशन से पूछता, बी स्टेशन से, तो आती कितनी 525। अब पूछा है ए स्टेशन से, ए स्टेशन से कैसे आएगी, हमें टोटल दूरी कितनी दी गई है 725, अगर 725 में से हम 525 घटा देंगे, है ना, तो हमारे पास क्या आएगी, ए से जहाँ में मिलेगी मिलान बिंदु की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 200 किलोमीटर, यानी बिंदु स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी 200 किलोमीटर पर, और स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो वो मिलेगी 525 किलोमीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ओके, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट में बता देना। ठीक, मैं फिर से मतलब समझाने का प्रयास करूँगा उस चीज़ को। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2400 के 12% में, 2400 के का मतलब गुणा ही कर दीजिए 12% में क्या जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, मान लिया x जोड़ा जाए, ठीक, जिससे कि योग कितना हो जाए, इनका योगफल कितना हो जाए बराबर 5400 का 18% हो जाए। ओके, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। आप कैसे निकालोगे, देखो अब मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आपको, एक सेकेंड, जहाँ भी आपको 2 जीरो दिखाई दे वहाँ से आपको परसेंटेज हटा देना। अगर मल्टीप्लाई, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इस 2 जीरो से इस परसेंटेज को काट दीजिए। ओके, ऐसे इस 2 जीरो से इस परसेंटेज को काट दीजिए, और बाकी जो बच गया उसको आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करो, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और 12 दूनी 24 और 4 28, यहाँ जाएगा 288 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72, हासिल को 7, 18 5 90 और 7 97। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसमें से ये इधर प्लस के है, इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 972 माइनस के 288। सबसे पहले देख लीजिए आप यूनिट डिजिट देखिए, अगर हम यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाते हैं तो 12 में से 8 गए, कितना बचेगा 4, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप पूरा भी घटा सकते हैं, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बच गए 8, 8 में से 2 गए 6, तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा 684 ही आएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें दिया गया है x/2 प्लस 2 प्लस वाई, सॉरी x/2 प्लस 2/y बराबर 1 दिया गया है। यहाँ पर y/2 प्लस 2yz, इसका मान दिया गया है 1, तो हमें z/2 और 2 प्लस x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हमें दो चीज़ दी गई है, एक तो दी गई है क्या x/2 प्लस 2/y बराबर 1, ओके, और दूसरी चीज़ दी गई है y/2 प्लस 2/z बराबर 1, और वैल्यू निकालने हमें z/2 और 2/x की। देखो अगर आप गौर कर रहे हो एक चीज़ की, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है z/2 और यहाँ पर है हमारे पास 2/z, है ना,
तो सबसे पहले हम इसमें से 2/z का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2/z बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस y अपॉन कितना हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट देखो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, यानी 2 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस वाई अपॉन 2, और हमें निकालनी है किसकी, z/2 की। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, z/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस वाई। ओके, यानी हमारे पास z/2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालने है 2 अपॉन एक्स की वैल्यू। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है 2 अपॉन एक्स और यहाँ पर है x/2। सबसे पहले x/2 की वैल्यू निकाल लो। x/2 बराबर ये इधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस 2 अपॉन वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, जब इससे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2/y। ओके, अब हमें निकालना है 2/x और यहाँ पर है x/2। x/2 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 2/x। इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा y अपॉन y माइनस के 2। ओके, तो हमारे पास 2/x की वैल्यू आ गई और z/2 की, इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक, जब देखो पहले लेफ्ट साइड वाले ऐड कीजिए 2 अपॉन एक्स और इसमें लेफ्ट साइड क्या है, z अपॉन 2, तो आ गया ये जिसका हमें वैल्यू निकालनी है बराबर। अब आप क्या करेंगे, RHS यानी राइट साइड वाले क्या कर देंगे ऐड। देखिए y अपॉन y माइनस के 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस के y। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखिए, अब आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसकी गुणा इसमें होगी तो कितना हो जाएगा, y की गुणा सबसे पहले 2 में कीजिए तो हो जाएगा 2y। ठीक, मैंने ये हटा देता हूँ निशान। ठीक, तो ये हो जाएगा y इंटू 2 माइनस वाई। ओके, प्लस इसकी गुणा इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की गुणा कम करनी है y माइनस 2 में, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा y माइनस 2 इंटू 2 माइनस वाई। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो मैंने आपको अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 माइनस वाई है, ओके, अगर हमारे पास 2 माइनस वाई है और हमें उसको y माइनस 2 करना है तो क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम y माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उसके वे जो आपस में है, मतलब जो लेटर्स होते हैं उसके वे आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक, तो देखो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर y माइनस 2 है और यहाँ पर 2 माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, y 2 माइनस के y। ओके, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये जो हो गए आपस में बदल जाएंगे, यानी 2 माइनस वाई हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, y माइनस के 2 और 2 माइनस के y। ओके, ठीक है। अब देखो ये दोनों ये आपको दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक जैसे है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, एक ब्रैकेट में हो गया। अब जो शेष बचा उसे अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए, कितना, y माइनस के 2, और बटे में कितना जाएगा, y माइनस के 2 और 2 माइनस के y। ओके, बस इतना ही करना था। अब देखिए ये 2 माइनस वाई है और ये 2 माइनस वाई है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये y माइनस 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, या फिर आप इसको सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अगर थोड़ा सोचने की बात है, बस देखो यहाँ पर दिया गया है x/2, यहाँ पर दिया गया है 2/y। ठीक, यहाँ पर दिया गया है y/2 और यहाँ पर दिया गया है z/2। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर दिया गया है z और यहाँ पर दिया गया है x, और यहाँ पर भी x z/2 और 2 अपॉन एक्स वाई, बिल्कुल जो ये सेम सेम दी गई है ना, बस वैल्यू बदली हुई है ना, सेम सेम में 3 संख्या ली गई है x y z, फिर इनको इन्हें बदल कर लिखा गया है। तो यानी इसकी वैल्यू भी आप अगर एक तरीके से दिमाग लगाओ तो कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। जो तीनों के तीनों जो इक्वेशन है में क्या है, लगभग एक जैसी दिख रही है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर 1। आप डायरेक्ट मतलब ऐसे भी सोच सकते हो और आप इसको पूरा सोल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे ऐसा कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब देखते हैं ये, देखिए
यहाँ पर दिया गया है एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है मतलब ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। इनका जो अनुपात है कितना है बताओ। लंबाई चौड़ाई की यानी अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी 2 गुनी यानी 2। ठीक है, इनका अनुपात 2:1 आ गया। यह है आयत का परिमाप। बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2 प्लस चौड़ाई कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 दूनी 6, यानी 6 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 48। ओके, अगर 6 की वैल्यू 48 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, 1 की वैल्यू 8। बताओ 1 की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू कितनी 8 गुनी हो जाएगी यानी 16। ये कितनी हो जाएगी 8 गुनी यानी 8। ओके, यानी हमारी चौड़ाई आ गई 8, लंबाई आ गई 16। हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 16 यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी 16 गुना 8। 16 8 कितना होता है 128। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर फिर जो है हमें क्वाड्रेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 5 गुना sin 14 एंड सेक सेक दिया गया है 76। ओके, यहाँ पर दिया गया है 3 गुना कोट 15 एंड कोट 75। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 गुना 10 45। 10 45 का मान तो एक ही होता है, नहीं 10 45 हाँ 10 45 का मान तो एक ही होता है तो 2 ही आ जाएगा। अब हमें सोल्व करना है इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें पता है आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो हम इसमें इस क्वेश्चन में जो यूज़ करेंगे वो पहले क्वाड्रेंट का करेंगे, पहले क्वाड्रेंट का। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू 90 में से थीटा करते हैं तो हम पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, या फिर 0 डिग्री में प्लस करते हैं थीटा की कोई भी वैल्यू तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ऑल होते हैं वे सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन कोट कुछ भी हो ये सब कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हम उसी चीज़ का प्रयोग इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया हमें sin 14। अगर हम sin 14 को ऐसे लिख दें sin 90 माइनस 14 लिख सकते हैं ना ऐसे। ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 76। तो ये क्या हो जाएगा 90 में 76 गए 14 ही हो जाएगा। तो हम sin 14 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब बताओ जब sin 90 है तो इसमें जो साइन होता है वो कहीं में चेंज हो जाएगा, इसमें कोस में चेंज हो जाएगा। साइन कहीं में चेंज हो जाएगा कोस में। ठीक, अगर साइन कोस में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कोस। ओके, और थीटा क्या है 76, तो ये हो जाएगा कोस 76। और हमें देखना है कि कोस जब हम 90 में से कुछ घटाते हैं तो क्या आ जाते हैं पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है प्लस का। तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी कितनी कोस 676, यानी इस साइन 14 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई कोस 476। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कोस 76 और ये हमारे पास सेक 76। ओके, नेक्स्ट अब वही चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। कोट 15 को हम लिख सकते हैं क्या कोट 19 माइनस 75। ओके, अब बताओ कोट कहीं में चेंज होगा, कोट चेंज होगा 10 में, कहीं में चेंज होगा 10 में, और 90 में से ये हो जाएगा 75, 10 75। ओके, और 90 में से कुछ घटाया है तो फिर कहीं में चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव, यानी 10 पॉजिटिव का आएगा और ये हो जाएगा 10 75। यानी कोट 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1075। तो ये कितना हो जाएगा 1075। ओके, और ये हमारे पास कितना है 2 × 10 45 डिग्री। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे हमें पता है जो सेक होता है वो कोस का ही उल्टा होता है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, तो टेन कोट से क्या हो जाएगा सेम है ना एंगल, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए जो 2 10 45 डिग्री दिया गया है ये कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 5 यानी 5, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बचेगा 3 तो 3
प्लस ये 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, तो 5 3 8 और 2 10, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने लगभग 30 क्वेश्चन कराए, 30 के 30 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे।